हाँ जी देखो, कहते हैं हम लोग सरफेस टेंशन, ठीक है। ये भी कहा जाता है टेंशन होने से घुटनों में दर्द भी होता है, सुनो तो हो गई। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे फिनोमिना आप लोग देखते होंगे, वो क्या कि कहीं कहीं पानी जमा हुआ है रास्ते में, कहीं गंदगी पानी भी है, और कभी कभी मच्छरों को देखते होंगे उस पर आसानी से वॉक कर जाते हैं, डेंगू वाले मच्छर सब, ठीक है, वॉक करते पानी के ऊपर। कभी मोटिवेट होकर खुद ट्राई किए होंगे, तो जैसे ही पाँव डालते छपाक की आवाज आती है, फ्लोट नहीं हो पाता। एक दो ज्ञानी बाबा कर सकते हैं, कुछ लोग हैं, देखो ज्ञानी बाबा, ठीक। देखो अब होता क्या है, ऐसा क्यों होता है कि मच्छर इस पे वॉक कर पाए, आप ट्राई किए तो नहीं हो पाया। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जो लिक्विड का सरफेस है जो एयर के साथ कांटेक्ट में होता है, वो एक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है, ठीक है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा। उस बिहेवियर की वजह से क्या होता है, एक मेम्ब्रेन जैसा लगा। अब मेम्ब्रेन है मतलब एक कपड़ा जैसा मान लो, बहुत पतला है, जो आसानी से फट जाएगा। अब मच्छर का मांस बहुत कम होता है, इसलिए वो जब वॉक करता है तो वो पेपर फटता नहीं है, मेम्ब्रेन फटता नहीं है। लेकिन हम लोगों का वेट बहुत ज्यादा है, तो जैसे हम लोग उसमें पावर डालते हैं वो मेम्ब्रेन फट जाता है और हम लोग पानी के अंदर, ठीक है। तो मतलब सरफेस टेंशन क्या है कि लिक्विड का सरफेस एक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव किया जो एयर के साथ कांटेक्ट में है। इसी फिनोमिना का नाम सरफेस टेंशन। मतलब इट सेज, हम लोग कहते हैं द surface of liquid in contact with air behaves like a stressed membrane. This phenomenon is called surface tension. तो ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनने का जो फिनोमिना है उसका नाम ही सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग कि ये जो सरफेस है एयर के साथ कांटेक्ट में, वही मेम्ब्रेन जैसा क्यों बना, बाकी मेम्ब्रेन क्यों नहीं बना, उसके लिए थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। देखो ये हो गया कंटेनर, ये कंटेनर, ये हो गया उसके अंदर का लिक्विड, ठीक है। अब यहां पे हम लोग एक छोटा सा मॉलिक्यूल सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, एक मॉलिक्यूल सेलेक्ट कर, और इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ बहुत सारे दूसरे लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स हैं। सभी मॉलिक्यूल्स इसको अपनी ओर खींच गए 3 डायमेंशन में। तो बताओ उस मॉलिक्यूल को समथिंग ऐसा समझ लो, ये वाटर का मॉलिक्यूल, चारों तरफ स्फेरिकल शेप में मॉलिक्यूल्स है, सब मॉलिक्यूल्स इधर इधर अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहा है। तो बताओ उस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स 0 ना। अब एक सरफेस वाले मॉलिक्यूल के बारे में सोचो, ये मॉलिक्यूल, इसके साइड में नीचे में ही मॉलिक्यूल्स है, उसको बस नीचे वाले मॉलिक्यूल से फोर्स लगाएंगे, तो क्या ये कैंसिल आउट होकर 0 हो पाएगा? नहीं। अब देखो यहाँ एक और चीज देखना है, वो ये कि ये मॉलिक्यूल जो सरफेस के बारे में देख रहे हैं वो तो ऐसा लाइन दिखा, लेकिन अगर हम लोग इसे ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू यहां से देखेंगे, तो ये लाइन जैसा दिखेगा या ये एक सरफेस जैसा दिखेगा? सरफेस। तो टॉप व्यू से जब देखोगे तो ये लिक्विड का सरफेस ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक। अब सरफेस पे जैसे ये मॉलिक्यूल था, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब
इन मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स भी होगा या नहीं? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स भी होगा, ठीक। अब ये वाला डायग्राम अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो ये मूवीज में या टीवी के एडवर्टाइजमेंट में वो कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर का एड जो दिखाता था उसके जैसा है या नहीं? सर्फ एक्सेल एरियल उस टाइप के कुछ वैसा ही कुछ है ना? हाँ। अब देखो हुआ क्या, ये सरफेस, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऊपर से देखें तो ऐसे दिखेगा, तो दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होगा, तो हर दो मॉलिक्यूल्स के बीच सरफेस वाले मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, और ये जो डायग्राम बन रहा है दीज आर द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, और ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ही एक मेम्ब्रेन जैसा बनाता है। जैसे कोई नेट का कपड़ा नहीं होता है मच्छरदानी के लिए जो यूज होता है, बिल्कुल उस टाइप का सरफेस, ठीक है। तो ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनने का जो फिनोमिना है इसी का नाम कहते हैं हम लोग सरफेस टेंशन, ठीक है। अब इस फिनोमिना से हुआ क्या, इस फिनोमिना की वजह से अगर हम लोग इस पे कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है, तो उसका शेप कैसा चेंज होगा वो देख लेते हैं। सपोज ये नेट का कपड़ा हो गया, ऐसे दिख रहा है ऐसे, ठीक। इस कपड़े के ऊपर हम लोग जैसे इस पेन को डाल दिए, तो ऐसे जैसे पेन को डालेंगे तो ये जो कपड़ा जैसा है नेट का कपड़ा जो मेम्ब्रेन जिसका नाम से है वो थोड़ा सा ऐसा झुकेगा झुकेगा। तो ये मेम्ब्रेन जो ऐसा सीधा दिख रहा था जब थोड़ा फोर्स डालेंगे तो ऊपर से ऐसे डालेंगे तो ये पेन का बस एक यही पार्ट दिखेगा, तो ये पार्ट थोड़ा सा इधर आ गया, तो ये जो सरफेस था ये यहां से ऐसा बनेगा, हाँ थोड़ा और नीचे ले जाते हैं, तो ये सरफेस कुछ ऐसा बनेगा, मतलब समथिंग लाइक कोई कपड़ा था, सीधा मेम्ब्रेन था, आप क्या किए जैसे इसको रखे हैं तो ये मेम्ब्रेन जो था थोड़ा सा ऐसा टिल्ट होने लग गया, ऐसा होगा, इस टाइप का शेप बन गया, बनेगा। अब ये क्या होता है, ऐसे होने से चेंजेस क्या हुआ, चेंज क्या हुआ कि इसके नीचे वाला जो मॉलिक्यूल था इसको ऊपर वाला मॉलिक्यूल अपनी ओर खींचा, ये नीचे वाला मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल अपनी ओर खींचा, तो मॉलिक्यूल का मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल खींचा थ्रू द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, तो ये जो फोर्स लगेगा इसी फोर्स का नाम कहते हैं हम लोग फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। अब ये तो लाइन हम लोग दिख रहा है, देखो ये पेन ऐसे डाला गया, ठीक है, तो टॉप व्यू से देखेंगे तो ये पेन तो ऐसे दिखेगा, और वही साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये वाला शेप दिखेगा। आई थिंक डायग्राम क्लियर है। अब देखो हुआ क्या कि ये जो फोर्स लगेगा ये इसको डूबने से रोकेगा, अगर इसका मास हेवी है तो यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और पेन अंदर, अगर इसका मास कम है बहुत हल्का है तो हो सकता है कि ये जो फोर्स दोनों साइड से लगा ये वाला फोर्स इस पे mg को बैलेंस कर पाए, और जब बैलेंस कर लेगा तो क्या ये पानी के अंदर जाएगा क्या, इट्स समथिंग लाइक ऊपर में ही ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से थोड़ा। अब होता क्या है कि मच्छर वाले केस में हम लोग बोलते हैं कि उसका मास बहुत कम होता है, तो मच्छर जब पैर अपने जमीन पे रखा सरफेस पे रखा वाटर वाले लेवल पे तो वही उसका पैर ऐसे थोड़ा सा धंस गया, लेकिन बॉन्ड टूटा नहीं। अब बॉन्ड टूटा नहीं तो उसके mg को सरफेस टेंशन का फोर्स बैलेंस कर दिया, ठीक है। चलो अब छोटी छोटी लॉजिक है बताओ, अगर मान लो हम लोग एक छोटा सा लेंथ लेंगे, इतने छोटा लेंथ, तो दो बॉन्ड इन्वॉल्व होगा तो फोर्स भी लगेगा कितने बॉन्ड का, दो ही बॉन्ड का। अगर हम लोग लेंथ बढ़ा लेंगे तो नंबर का बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स ज्यादा बॉन्ड का लगेगा। तो ये बताओ कि ये जो फोर्स होगा बॉन्ड स्क्रीन पे डिपेंड करना चाहिए और नंबर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करना चाहिए कि नहीं, जितना ज्यादा बॉन्ड इन्वॉल्व उतना ज्यादा फोर्स। हाँ, तो अब हम लोग अगर फोर्स की बात करते हैं द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ intermolecular bonds involved
जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होगा उतना बड़ा फोर्स का वैल्यू, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होगा तो फोर्स का वैल्यू भी कम। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये बताओ, अगर हम लोग लेंथ छोटा लेंगे तो छोटे लेंथ में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम, लेंथ बढ़ा लेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, ये हम लोग बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, दिस इन फैक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द बॉडी। तो हम लोग बोल सकते हैं ये टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड, उतना ज्यादा फोर्स। तो डायरेक्टली हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, F इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक वैल्यू मिलेगा कांस्टेंट L। यहां जो S मिलता है जिसका नाम कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। और बेसिकली ये जो S है एक क्या है, कांस्टेंट। जितना ज्यादा लेंथ उतना बड़ा फोर्स, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो आएगा वो S। अब ये जो टर्म S है ये वैल्यू किस पे डिपेंड करना चाहिए? ठीक है, तो ऑब्वियस है कि फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को देख तो नहीं गए हैं, बॉन्ड को तोड़ने वाला फोर्स देख रहे हैं। तो ये अगर बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो फोर्स ज्यादा लगेगा, बॉन्ड वीक हुआ तो फोर्स का वैल्यू भी कम लगेगा। तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक होगा वो डिसाइड कैसे होगा, नेचर ऑफ लिक्विड पे। दो वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रांग होता है या वीक, एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक केरोसिन मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रांग होता है या वीक, दो केरोसिन मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। तो अलग अलग लिक्विड होगा तो लिक्विड के अकॉर्डिंग एस का वैल्यू अलग अलग, कि अलग अलग लिक्विड बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, दो H बॉन्ड, या HCl का बॉन्ड, या FH का बॉन्ड, कोई बॉन्ड स्ट्रांग होता है, डिपेंड करता स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड पे। तो उसी तरह से नेचर ऑफ लिक्विड के अकॉर्डिंग बॉन्ड का वैल्यू अलग अलग। तो जिसका बॉन्ड स्ट्रांग उसके लिए इसका वैल्यू बड़ा, जिसका बॉन्ड वीक उसके लिए इसका वैल्यू छोटा। तो फाइनली ये जो एस का वैल्यू डिपेंड किस पे करना चाहिए था, नेचर ऑफ लिक्विड पे। यहाँ लिक्विड है ना, तो नेचर ऑफ लिक्विड पे एस कहेंगे डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड अलग अलग हुआ तो एस का वैल्यू अलग अलग। चलो अब मुझे ये बताओ, अगर लिक्विड का डेंसिटी बड़ा है तो मॉलिक्यूल सामने रहेंगे उसके या दूर पे रहेंगे? सामने रहेंगे। तो मॉलिक्यूल्स अगर सामने हुए तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ वीक होगा या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग। तो तोड़ना भी मुश्किल है। दैट इज सेमी सॉलिड लिक्विड और लिक्विड फ्लोटिंग लिक्विड, मूविंग लिक्विड, तो दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होगा, सेमी सॉलिड। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं एस का वैल्यू प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। हाँ, तो ये जो एस होगा, एस इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा तो एस का वैल्यू बड़ा होगा। ठीक, अच्छा ये बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, कम हो जाएगा। तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एस का वैल्यू भी इनवर्सली, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, चलो अब ये बताओ, अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, उसपे हम लोग शुगर मिला दिए, सॉल्ट मिला दिए, तो डेंसिटी उसका बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो डेंसिटी अगर बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा तो एस का वैल्यू भी। तो मतलब अगर कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड पे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिला देते हैं, मतलब इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, तो डेंसिटी बढ़ेगा तो उसके एस का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो एस के बारे में ये बोल सकते हैं इट इंक्रीजेज अपॉन
इंक्रीजिंग इम्प्योरिटीज, अगर आप इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो S का वैल्यू भी बढ़ेगा। मोस्टली ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस मतलब देखो, मान लो अगर आप सोप सॉल्यूशन डालते हो, डिटर्जेंट डालते हो, तो लिक्विड थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। तो स्लिपरी होता है तो बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ता है या घट जाता है? घटता है। तो डिटर्जेंट और सोप सॉल्यूशन एक्सेप्शन, बाकी सबके लिए बढ़ेगा ही। ठीक है, तो डिटर्जेंट सोप सॉल्यूशन के अलावा कुछ भी डालेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा। इसकी और कॉपी में देखो, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट है वो। तो बताओ फाइनली सरफेस टेंशन क्या होता है, ये समझ में आया? सरफेस टेंशन मीन्स लिक्विड का सरफेस एक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव किया, इस फिनोमिना का नाम सरफेस टेंशन। और फोर्स का वैल्यू डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट का लेंथ पे, जितना बड़ा लेंथ उतना बड़ा सरफेस टेंशन का वैल्यू, लेंथ छोटा सरफेस टेंशन का वैल्यू छोटा। और फॉर्मूला में एक एस जो आता है उसका नाम कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। अब उसपे एक चीज और ध्यान देना है, कई बार लोग क्या करते हैं कि इसको बताते बताते कोएफिशिएंट वाला वर्ड गायब कर देते हैं, एस का नाम ही बोलते हैं सरफेस टेंशन को, एस का नाम ही। तो कहीं वर्ड सरफेस टेंशन मिला तो इसका मतलब फिनोमिना नहीं, एस का वैल्यू भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो एस, और ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ लिक्विड पे। डेंसिटी बढ़ेगा तो एस का वैल्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एस का वैल्यू घटेगा। दीज आर द फंडा। ठीक है, चलो अब हम लोग अलग अलग सिचुएशन में सरफेस टेंशन का फोर्स का वैल्यू निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो एस का फॉर्मूला सीधे सीधे होगा, फोर्स का फॉर्मूला एस इंटू लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो कुछ सिचुएशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग सरफेस टेंशन का फोर्स, ताकि उससे समझ में आ जाए एक्चुअली ये सरफेस टेंशन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, कितना वैल्यू होगा। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। देखो इसको एक एग्जांपल से देखो, एक कंटेनर जिसमें लिक्विड, तो ऊपर का मेम्ब्रेन सरफेस टेंशन वाला फिनोमिना दिखाएगा। अब इसमें क्या है, एक एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे डालना है, तो ऑब्जेक्ट को जब डालेंगे तो उसका शेप कैसा बनेगा, टूटने से पहले मेम्ब्रेन, उसके अकॉर्डिंग फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला, अगर हम लोग एक डिस्क डालते हैं तो डिस्क जिसका रेडियस आर होगा, इस टाइप का शेप। देखो इसको डालने का प्रोसेस। ठीक है, देखो डिस्क ये रिंग जैसा है, सपोज ये फ्लैट होता, कॉइन फ्लैट। अगर हम लोग इसको ऐसे सरफेस पे डाल दें तो इसको मानो जैसे कोई नेट का कपड़ा हो। ठीक है, तो जब नीचे वाला सरफेस नेट कपड़े का क्या हो जाएगा, फ्लैट। और लेकिन जब थोड़ा सा इसको नीचे ले जाएंगे तो ये सरफेस इस साइड से क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, इधर से ऐसे ऊपर साइड से ऊपर आएगा। हाँ, तो ये सरफेस टेंशन का जो ऊपर वाला लाइन है वो किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर। अब ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, अब देखो एक्चुअली समझने का लगेगा,
ये ऐसा वाला सरफेस बना, नीचे फ्लैट था, ऐसे कुछ लाइन से ऐसे ऊपर गया, नीचे का फ्लैट कुछ लाइन, तो ये मॉलिक्यूल नीचे वाला मॉलिक्यूल को ऊपर खींचेगा, ये मॉलिक्यूल इसको ऊपर खींचेगा, ठीक, ये मॉलिक्यूल नीचे वाले को ऊपर खींचेगा, तो लेंथ तो हम लोग को नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऐसे देखना पड़ेगा, तो लेंथ भी ऐसे देखना पड़ेगा, तो ऐसे देखेंगे तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा इसका, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो फोर्स निकालने का एक्चुअल तरीका यही है, इट शुड बी एस इंटू 2 पाई आर। एक्चुअल मेथड भी यही है जो अभी आपको समझ में आया कि इधर का फोर्स, इधर का फोर्स, हर एक फोर्स को देखो उसके अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक। अब हमेशा इतना डिटेल में एनालाइज करना मुश्किल है, ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को पानी में रखो, नेट का कपड़ा, ठीक है, ऐसा ऐसा सरफेस बनाया, तो आप सिंपल सोचो इस कपड़े को कैसे आप कट करोगे, कपड़े को आप कैसे कट करोगे कि ये पूरा नीचे का जो फ्लैट सरफेस वाला कपड़ा है उसको लेके नीचे गिर गया, सर्कुलर फॉर्म में कट करेंगे, तो जो कट करने का लेंथ होगा वही लेंथ यहां लेना है, उस कट करने का जो लेंथ होगा, मतलब वो बॉन्ड वाला लेंथ ही हुआ ना जिसको कट करना है, तो वही लेंथ बॉन्ड वाला लेंथ ही लेना है। उस बॉन्ड वाले लेंथ को समझने का तरीका है, उस कपड़े को अगर कट करना होगा, नेट के कपड़े को कितना लेंथ कट करेंगे कि नीचे वाले कपड़े के साथ ही नीचे चला जाए, ठीक है। अब वो कटिंग लेंथ इज द एल, फोर्स का फॉर्मूला में एस इंटू एल, अंडा क्लियर, ठीक है। तो एल का वैल्यू 2 पाई आर। अब देखो सेकेंड, बोलिए 2s मतलब नहीं, जैसे देखो ये ऐसा है, ये डिस्क है पूरा प्लेट, खाली नहीं अंदर, हॉलो नहीं, आ गया, अब तुम पहले ही सुन लो, ये फ्लैट है, एम्प्टी स्पेस नहीं है, डिस्क, इसको जब आप ऐसे करते, एक्चुअली ऐसे ऐसे देखो, तो ये ऐसा सरफेस बनेगा, ऐसे झुका हुआ, ऐसे दिखा गया। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ऐसे, ये वाला जो मॉलिक्यूल है नीचे वाला मॉलिक्यूल खींचेगा, ये मॉलिक्यूल इसको खींचेगा, तो अपने को तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स मतलब ये फोर्स लेना था, तो इसके लिए टोटल लेंथ कितना इन्वॉल्व होगा, सर्कमफ्रेंस वाला लेंथ इन्वॉल्व होगा ना, तो अपने को तो वही लेंथ लेना है, बाय द 2। पेन के केस में, चलो पेन के केस में आते हैं, सिलेंडर। अब देखो यहाँ पे जो अगर हम लोग कपड़े को डालेंगे, पेन को, पहले ये समझ में आ गया, अगर मान लो हम लोग इस पेन को ऐसे डालते ऐसे, तो ऐसा दिखा, ऐसे सरफेस बनेगा इधर से, ठीक है। तो पेन को इसके नीचे वाला जो कपड़ा है उसके साथ अगर नीचे भेजना है, तो पेन को कट कहाँ करना पड़ेगा, कपड़े को एक ही साइड से कट करना पड़ेगा, इधर से कट करते हुए इस पीछे साइड से भी तो कट करना पड़ेगा, हाँ, इसके लिए एस इंटू एल, पीछे के लिए भी एस इंटू एल, तो नेट फोर्स शुड बी 2SL, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगेगा वो हर सिचुएशन बेस्ड, कैसा ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे सेकंड वाले केस में सपोज अपने पास ये रेक्टेंगल शेप का शीट है, इसका लेंथ A, इसका लेंथ B, ठीक है। बेटा फोन दीजिएगा। इस रेक्टेंगल को हम लोगों को ऐसे लिक्विड का सरफेस पे डाल के ऐसे छोड़ना है, तो नीचे का कपड़ा तो बिल्कुल फ्लैट, तो नेट वाला कपड़ा ऐसे बनेगा, इस साइड का सरफेस ऐसे, इधर भी सरफेस ऐसे बनेगा, नीचे वाला सरफेस भी ऐसे। तो बताओ हम लोग को सरफेस टेंशन के लिए कौन लेना चाहिए, मतलब कितने लेंथ को कट करेंगे, ये पूरा पेन मतलब पूरा फोन नीचे वाले कपड़े को लेते हुए नीचे गिर जाएगा, चारों साइड से कट करना पड़ेगा, दैट्स द पैरामीटर। तो फोर्स का वैल्यू क्या लिखना चाहिए था, एस इंटू दिस फोर ऑल लेंथ। बात समझ में आ गई है, तो यहाँ फोर्स का वैल्यू एस इंटू 2A प्लस बी, पैरामीटर का लेंथ। थर्ड नंबर रेक्टेंगल,
ए बी, यहाँ पे एक सर्कुलर पोर्शन जिसका रेडियस आर है, इसको कैविटी कह सकते हो, कैविटी कह सकते हो, ठीक है। अब इस पोर्शन को उठा के ऐसे करके पानी के अंदर डालना है, ठीक है। तो अब यहाँ फोर्स कैसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो तरह से थोड़ा सा एक्चुअली समझना पड़ेगा, क्या कि कपड़े और पानी में अंतर है, ठीक है। पहला अंतर क्या कि अगर आप कपड़े को उठेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो बीच में होल भी होगा, उसके पीछे वाला जो कपड़ा, नीचे वाला कपड़ा होगा तो फ्लैट ही रहेगा, तो वहां तो सरफेस टेंशन का फोर्स दिखेगा नहीं। लेकिन एक्चुअली तो पानी है। अब उस ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को जब पानी के अंदर डालोगे तो इसका लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड धर के नीचे वाला लिक्विड तो नीचे जाएगा, लेकिन क्या बीच वाला लिक्विड नीचे जाएगा? वो तो नहीं जाएगा ना। तो यहाँ जो सरफेस बनेगा कैसा बनेगा, एक तो बाहर वाला सरफेस जो पहले केस में देखा था बिल्कुल वैसा ही, लेकिन साथ में जो गोल वाला है, सर्कुलर पोर्शन है, यहाँ जो पानी होता है लिक्विड बेस से ऐसे ऐसे सरफेस बनाता ना। तो अगर आपको इसको नीचे डुबोना है, अंदर डालना है, तो बाहर वाला जो सरफेस का कपड़ा था उसको तो कट करना ही था, लेकिन अंदर वाले में जो ऐसा लेंथ का कपड़ा बनेगा उसको भी तो कट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो फोर्स ऊपर ही लगाएगा। तो यहाँ जो फोर्स होगा, इस फोर्स का वैल्यू एस, बाहर वाला फोर्स, टू ए प्लस बी, प्लस अंदर वाला फोर्स एस इंटू 2πr, उसका फोर्स भी किधर, बाहर वाला कपड़ा भी ऊपर जा रहा था और अंदर वाला कपड़ा भी ऊपर, दोनों ही ऊपर जाएगा ना, तो दोनों फोर्स ऊपर ही लगाया, तो दोनों फोर्स को ऐड करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर, एक डिस्क, इसमें एक छोटा सा पोर्शन को कट करके निकाल दिया गया, इसका रेडियस स्मॉल आर, इसका रेडियस कैपिटल आर। बताइए इस वाले पे फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, एस इंटू 2π, बड़ा वाले के लिए भी और छोटे वाले के लिए भी, ठीक ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक रिंग सेलेक्ट करते हैं जिसका रेडियस आर है, तो इस रिंग के लिए फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, इधर एस इंटू 2π आ गया, एस इंटू 4π आ गया। देखो यहाँ पे दूसरा दो चीज देखना पड़ेगा, जैसे बाहर वाला एक कपड़ा ऐसे बाहर निकला होगा, अंदर वाला भी निकला होगा। अब इसका थिकनेस बहुत पतला होता, मतलब पतला होता, तो बाहर वाला और अंदर वाला यहाँ भी दोनों होता ना, बस बाहर वाले का लेंथ और अंदर वाले का लेंथ दोनों सेम, तो ये होता एस इंटू 2πr इंटू 2, दोनों के लिए होता। फोर्स समझ में आ गया? अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कैसा कहता है, ठीक है, क्वेश्चन भी भंडा। अगर बोला कि एक डिस्क को पानी के ऊपर लेवल पे डाल दिए और ये डिस्क फ्लोट किया, मतलब डूबा नहीं, तो उसके लिए उसका मास का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे ये वाला फोर्स इक्वल टू mg। अब बोले एक रिंग को ऐसे डाले पानी के ऊपर, सरफेस टेंशन की वजह से डूबा नहीं, तो सरफेस टेंशन का फोर्स किसके इक्वल होगा, उसका mg। तो मास वास नहीं कैलकुलेट कर सकते क्या इसमें? हाँ, तो एक इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। फंडा समझ में आया? हाँ, ये सब नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग एक और छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसका नाम कहते हैं हम लोग सोप फिल्म। सोप फिल्म, कई बार आप लोगों को घर पे कपड़ा धोने का मौका मिला होगा, ठीक है। जब कपड़े उपड़े धोते हो तो हाथ को कभी सोप सॉल्यूशन या सर्फ का डिटर्जेंट सॉल्यूशन पे पेन बना हुआ हो, लिक्विड में डालो, हाथ ऐसे उठाओ, तो एक पतला सा लेयर बनता है, थिन फिल्म, पतला सा लेयर, सोप सॉल्यूशन में होता है उसमें। तो वो सोप सॉल्यूशन का जो लेयर होता है उसी का नाम कहते हैं हम लोग सोप फिल्म। तो मुझे बताओ वो जो सोप सॉल्यूशन का जो फिल्म बनता है वो एक्चुअली एक मेम्ब्रेन होता है या दो? लिक्विड तो दिखा, ऊपर एयर है, मतलब ऊपर वाला एक मेम्ब्रेन, इसके पीछे भी एयर है, तो दो मेम्ब्रेन बनता है एक्चुअली सोप फिल्म में, एक नहीं दो। क्योंकि मेम्ब्रेन कब बनता था, जब लिक्विड एयर के कांटेक्ट में रहता था, तो लिक्विड ऊपर साइड के एयर के कांटेक्ट में एक मेम्ब्रेन,
ये लिक्विड पीछे वाले एयर के कांटेक्ट में है, दूसरा मेम्ब्रेन। तो एक सोप सॉल्यूशन में जब भी कहेंगे हम लोग वी गेट 2 मेम्ब्रेन नॉट 1। ठीक है, अब देखो इसी को हम लोग थोड़ा ऐसे ढूंढते हैं कि अगर मान लो एक इस टाइप का फ्रेम बना हुआ है और इस पूरे को सोप सॉल्यूशन में डाला गया, डाल के उठाया गया, अगर ऐसे लटका दिए, टेबल पे हॉरिजॉन्टल रख दिए, तो इस पूरे में एक सोप फिल्म बन गया। ठीक, अब हम लोग क्या करना है, एक धागा लेना, थ्रेड जो क्लोज्ड है। अब क्लोज थ्रेड को आप ऐसे करके कहीं भी रख दो, तो जैसा शेप में रखते हैं थ्रेड को वो वैसा ही शेप मेंटेन कर लेता है। ठीक है, तो पहले ये ढूंढना पड़ेगा जिस शेप में आप रखे थ्रेड को वो सेम शेप क्यों मेंटेन कर लिया, क्या इस पे सरफेस टेंशन का फोर्स लगा या नहीं, और लगा तो कौन से डायरेक्शन में लगा, पहले ये ढूंढ लेते हैं हम लोग, फिर अगले सिचुएशन पे आकर। तो देखो इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या किए, छोटा सा कोई लेंथ ले लिए और सरफेस टेंशन का फोर्स क्या करता है, मेम्ब्रेन जो भी ऑब्जेक्ट इसको खींचता है। देखो इधर सोर्स सॉल्यूशन का फिल्म है तो ये फिल्म इसको इधर खींचेगा, बाहर भी फिल्म है ये भी इसको इधर खींचेगा। इस फोर्स का फॉर्मूला S इंटू ये लेंथ, बाहर वाले फोर्स का फॉर्मूला भी S इंटू सेम लेंथ, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट, नेट फोर्स कैंसिल। तो मतलब इसको जिस शेप में आप डालोगे उसी शेप में रह जाएगा। ठीक, अब यहाँ इसको हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, एक का नाम A बनाते हैं, एक का नाम B बनाते हैं। एक अंदर वाला पार्ट A, दूसरा पार्ट B। अब क्या करना है, पार्ट A को पंचर करना है। पंचर करने का मतलब एक पिन लेना है, पिन से इसको ऐसे मार देना है, तो उससे क्या हुआ, अंदर वाला जो सोप सॉल्यूशन का फिल्म है वो तो हट गया। तो जब अंदर वाला सोप सॉल्यूशन का फिल्म हट गया तो जो थ्रेड बंधा हुआ था, क्लोज थ्रेड था, उसका शेप कैसा होगा वो देखना है, कैसा होगा, थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, शेप कैसा बनेगा उसका, फैल जाएगा तो कैसा शेप बनेगा, बीच में ए वाले पे पिन मार देते, ए का पिन फिल्म हट गया, बाहर वाला फिल्म है, ए का पिन हट गया मतलब ये वाला फोर्स अब है या नहीं, बाहर वाला फोर्स है, इस पे भी बाहर वाला फोर्स है, सिर्फ बाहर वाला, मतलब एक क्लोज थ्रेड है, चारों तरफ से पकड़ के सब लोग खींचेगा उसको, तो फाइनल उसका शेप कैसा होगा, सर्कुलर बनेगा। दिस इज द फिल्म, अंदर में फिल्म नहीं है। सेकेंड केस बी पंचर्ड, तो बताओ नया शेप कैसा बनेगा, बाहर वाला फोर्स हट गया मतलब ये फिल्म नहीं है, मतलब ये वाला फोर्स भी अंदर वाले पे है, तो ये वाला इधर खींचा, ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, सब खींच रहा है, तो फाइनल से पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा, एक पॉइंट जैसा, बाहर में कोई कनेक्शन तो mg की वजह से गिर भी जाएगा, तो संभालने वाला इसको फिर नहीं मिलेगा, तो ऐसा बनेगा, पॉइंट जैसा बन जाएगा श्रिंक होके। ठीक, चलो अब सेम सिचुएशन, पॉइंट ए, थ्रेड ऐसा है, दिस इज पॉइंट बी, रीजन का नाम सी एंड डी। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सी पंचर्ड, बताओ शेप कैसा बनेगा, अब कितना लेंथ टेढ़ा है थोड़ा सा, जो पंचर्ड हुआ ये फोर्स लगाएगा या नहीं, अब फोर्स कौन लगाएगा, तो नीचे वाला सब खींचेगा, तो शेप ऐसा बनेगा कि नीचे साइड से बनेगा, ऐसा शेप बनेगा। सेम पैटर्न, दिस इज ए, दिस इज बी, डी पंचर्ड। अब नीचे वाला फिल्म हट गया मतलब अब फिल्म के नाम पे कौन सा बच गया, ऊपर, ऊपर वाला खींचेगा तो शेप,
सरफेस समझ में आ गया कैसा बनेगा। चलो अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, पहले शेप बना लीजिए आप लोग। हो गया, चलो इसको हटा देते नीचे वाले को बस। क्वेश्चन ऐसा होगा, ये शेप बना दिया गया, ए पंचर्ड, दिस इज द शेप। अब बोलेगा जब ये शेप बनेगा तो इसका इक्वेरियस का वैल्यू आर, और रस्सी तो ऐसे ही होगा। ठीक है, फाइंड टेंशन ऑन थ्रेड when A got punctured। ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, नो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। जब ए पंचर्ड हो जाएगा तो शेप तो नया कैसा बनेगा वो तो दिख गया। तो नए शेप के अकॉर्डिंग रस्सी जो है, रस्सी तो टाइट हो गया, तो रस्सी जब टाउट हो गया तो उस पर एक टेंशन भी आएगा, उसके टेंशन का वैल्यू। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करने का मेथड। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना होगा, पहले आप इसके डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। इस साइड में आपका सोप सॉल्यूशन है, सोप फिल। तो ऐसे क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए जब टेंशन लगाना है, टेंशन जो होगा थ्रेड में, पार्ट ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे जिसका एफबीडी बना के हम लोग एनालाइज करेंगे। इस छोटे से पार्ट का एफबीडी बना के एनालाइज करेंगे। तो एफबीडी में क्या करते हैं हम लोग, फोर्स दिखाते हैं। तो थ्रेड है तो थ्रेड पे तो टेंशन होगा, तो इतने पार्ट के थ्रेड का एफबीडी बनाना है। तो इसके बाद वाला जो थ्रेड होगा वो फोर्स लगाएगा, टेंशन किस डायरेक्शन में, अलोंग इट्स लेंथ। तो ये थ्रेड इस पॉइंट पे एक टेंशन टी लगेगा, और सिमेट्रिक है तो दोनों जगह टेंशन टी का वैल्यू इक्वल, दोनों जगह टी का वैल्यू इक्वल। अब एनालाइज करने के लिए क्या करो, डॉटेड लाइन से सर्कल भी बना दो। दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा नहीं, मिड पॉइंट बनाते हैं, आधे एंगल का नाम थीटा। तो बताओ एफबीडी बनाएंगे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल का वैल्यू भी थीटा। थीटा समझ में आ रहा है, थीटा ये लाइन पैरेलल लाइन, ये थीटा है तो ये थीटा, ये टोटल 90, तो ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये दोनों एंगल क्या बताओ, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ठीक है, अब कंपोनेंट, जैसे ये टी है, थीटा है, तो टी के इस कंपोनेंट का वैल्यू टी कॉस थीटा, टी के इस कंपोनेंट का वैल्यू टी साइन थीटा। सेम वे नीचे वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा, इधर वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा। अब देखो दोनों टी कॉस थीटा कैंसिल, नीचे वाला फोर्स टी साइन थीटा प्लस टी साइन 2t साइन थीटा। चलो अब सरफेस टेंशन का फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एस इंटू एल, इसका लेंथ इंटू एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो सरफेस टेंशन का फोर्स मिलेगा, फॉर्मूला एस इंटू एल। तो कर्व है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा, टोटल एंगल क्या हो गया 2 थीटा। तो कर्व के लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे, थीटा इक्वल टू कर्व लेंथ बाय रेडियस। तो कर्व लेंथ का वैल्यू रेडियस इंटू एंगल, तो ये कर्व लेंथ का वैल्यू रेडियस इंटू एंगल, एंगल इज 2 थीटा। तो फोर्स का वैल्यू एस इंटू लेंथ,
लेंथ इज रेडियस इनटू 2 थीटा। ये फोर्स समझ में आ गया? तो फाइनली ये फोर्स और ये 2t sin थीटा दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, कैंसिल करेगा। तो यहां हम लोग को लिखना चाहिए था 2t sin थीटा शुड बी इक्वल टू s इंटू आर इंटू 2 थीटा। इसमें एक छोटा सा गड़बड़ किए हम लोग, पहचान सकते हो क्या? हाँ ना, हम लोग कितने का ही अबीडी बना गए हैं, कितने का ही फोर्स दे गए, क्या गड़बड़ किए ये बताओ। मेम्ब्रेन एक बना या दो बना? आगे भी बना पीछे भी बना ना, दो मेम्ब्रेन। तो एक फोर्स का वैल्यू एस इंटू एल, इधर वाले का, पीछे वाले का भी तो लगेगा एस इंटू एल, तो इंटू 2 टाइम्स होगा ना। तो एक्चुअल फोर्स होगा दिस वैल्यू इंटू 2। तो यहां भी मल्टीप्लीकेशन विथ 2 होना चाहिए। फंडा समझ में आया? चलो अब बस सॉल्व करना और भी आसान है। एंगल जब छोटा होता है थीटा स्मॉल बनाएंगे तो उससे क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू भी थीटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2t साइन थीटा की जगह थीटा इज इक्वल टू एस इंटू आर इंटू 2 थीटा इंटू 2। तो थीटा कैंसिल, 2 कैंसिल। तो फाइनल वैल्यू ऑफ टेंशन टी का वैल्यू क्या आएगा बताइए? एस आर इंटू 2, दैट इज 2SR will be the expression for tension on the thread। ठीक है, तो टेंशन ऑन द थ्रेड निकालना है तो ये मेथड हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कौन सा? नहीं नहीं, सरफेस टेंशन क्या है, लिक्विड का सरफेस जो मेम्ब्रेन जैसा बनेगा, वो मेम्ब्रेन जो फोर्स लगाया उसका नाम फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। अब यहां क्या हुआ, एक धागा है, थ्रेड है, तो थ्रेड को ए पॉइंट पे जब पंचर करते हैं तो थ्रेड क्लोज सर्कल बना दिया, तो रस्सी में जो टेंशन आएगा वो सरफेस टेंशन है क्या? रस्सी में जो टेंशन आया उस टेंशन का वैल्यू ये है, दिस इज द टेंशन ऑन द थ्रेड। रस्सी का टेंशन जो सर्कुलर फॉर्म में बना तो खिंचाया होगा ना, तो उसका टेंशन का वैल्यू ये है। तो जब भी कोई थ्रेड का टेंशन निकालना है सर्कुलर फॉर्म में है तो हमेशा उसके लिए इस टाइप का पोर्शन ही लेके एफबीडी बनाया जाता है और वैसे ही निकाला जाता है। ये पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा। सरफेस टेंशन का फोर्स निकालने का यही तरीका है। क्या? नहीं नहीं, वाटर बबल नहीं, तो फिर गलत समझो। एक मिनट समझो फिर से। रेक्टेंगल शेप का फ्रेम, 3 साइड होगा, एक और साइड लगा के हम लोग रेक्टेंगल बना लिए। ठीक है, अब क्या किए, इस टोटल को पानी के अंदर डाले सोप सॉल्यूशन में और बाहर उठा दिए, सीधा रख दिए। तो यहाँ बीच में एक फ्रेम बनेगा, मतलब एक सोप सॉल्यूशन का फिल्म बनेगा। सोप बबल है क्या? नहीं, सोप बबल तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये जो फ्रेम बनेगा, मतलब सोप सॉल्यूशन का जो फिल्म बनेगा, हम लोग क्या किए, एक धागा लिए, क्लोज था, उसको उठा के ऐसे ऊपर से डाल दिए। एग्जैक्ट सर्कल नहीं बना, इस टाइप का कुछ बन गया। इसी पे ऐसे देखेंगे तो ऐसा कुछ रैंडम टाइप का सर्कल, ये वाला शेप दिखेगा। अब उसको हम लोग क्या किए, पॉइंट ए पे पिन मार के, एक सरफेस पे है ना, वो पिन मार के पंचर कर दिए। तो ये जो बीच का जो जगह था वो एकदम सर्कल बन गया। और इधर साइड में क्या है, सो फिल्म है, लेकिन बीच में खाली जगह, हाथ डाल के ऐसे निकाल सकते हो। ठीक, तो ये रस्सी जो पहले लूज था मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग 0। अब रस्सी जब टाइट हो जाएगा ना, सर्कल बना तो रस्सी जब टाइट हो गया तो टाइट वाले रस्सी में टेंशन भी आएगा कि नहीं? खींचने में टेंशन आता है ना, तो टाइट हो गया तो रस्सी में तो टेंशन आएगा।
तो रस्सी में टेंशन कितना आया, तो टेंशन ऑन द स्क्रीन का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो वो जो फिल्म ऐसे सर्कुलर जैसा बना था उसमें इस पोर्शन का एफबीडी बना है, तो यहां बोलेंगे सरफेस टेंशन का फोर्स एस इंटू लेंथ आर क्यू थीटा। अब यहाँ पे इस सरफेस के इधर भी एयर है, इधर भी एयर, मतलब दो मेम्ब्रेन बना, तो ऊपर इस साइड वाला भी फोर्स एस एल लगाया, पीछे वाला भी एस एल लगा, इसलिए 2 टाइम्स एस इंटू आर क्यू थीटा, ये हो गया। अब रस्सी ऐसे था तो रस्सी का टेंशन का नीचे वाला कॉम्पोनेंट होगा 2t sin थीटा, दोनों को बैलेंस किए और टेंशन टी का वैल्यू आ गया। बोलो